यस, गुड इवनिंग। यस यस, सुनिए ध्यान से। हेलो, सभी बच्चे फेयर नोटबुक्स निकाल लेंगे। हमारे नोट्स का थोड़ा सा पार्ट रहता था, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एंट्रीज पर बात करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। हाँ जी, सुनिए, हमने लिखा था, यस, हमने लिखा था केस ऑफ मर्जर। ये लाइन लिख लो एज इट इज, और फिर मैं आगे अपनी भाषा में लिखना शुरू करूंगा। ये लाइन एज इट इज लिखे यहां तक। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर इज एन अमलगमेशन। हाँ जी, लिखे, शाबाश। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर इज एन अमलगमेशन एज पर पैरा 3E of the AS14 which satisfies all the following conditions. All the following conditions. यस, डन हो गया। चलिए लिखिए, सुनिए भाई। कंडीशन नंबर 1 तो थी, ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिकम आफ्टर अमलगमेशन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। और एक क्या था, नो एडजस्टमेंट इज टू बी मेड टू द बुक वैल्यू, राइट। फर्स्ट कंडीशन और फिफ्थ कंडीशन हम इकट्ठा लिख रहे हैं जी। लो जी, वो आपने लिखा सारा, और उसके बाद लिखिए आप कंडीशन 1 + 5। ट्रांसफरी कंपनी शुड टेक ओवर ऑल दी assets and liabilities of all the, यानी सारी की सारी assets and liabilities of transfer company at बुक वैल्यूज ओनली। एक ये बात थी, और नोट क्या है, बुक वैल्यूज may be changed to make accounting policies uniform of both the companies। इससे ज़्यादा डिटेल में आप वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम सिर्फ अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। कंडीशन नंबर 1 में तो था
सारी एसेट्स लाइबिलिटी टेक ओवर करे, और कंडीशन नंबर 5 में था बुक वैल्यू पे करे, बस। हो गया जी। आगे देखिए, एक में तो लिखा हुआ था शेयर होल्डर्स होल्डिंग नोट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, आगे है बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, और कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन रिसीव्ड बाय दोज इक्विटी शेयर्स शुड बी इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंडीशन नंबर 2 प्लस 3, at least 90% of equity shareholders should become equity shareholders of, एक मिनट, 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ, हाँ, ट्रांसफरर कंपनी शुड बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। सो इट इज क्लियर दैट above equity shareholders would get equity shares in transferee company as purchase consideration. Note, fraction number of shares can be paid in cash. लो जी, फ्रैक्शन नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं तो वो कैश में दिए जा सकते हैं। ये ध्यान रखें, जब फ्रैक्शन में जब शेयर्स आते हैं तो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ती कंपनी, वो कैश में ही देती है। वो यूँ नहीं देती कि ये बिल्डिंग का छोटा सा कमरा ले ले फ्रैक्शन के बदले में, ठीक है ना। वो क्या निपटाने वाला काम है यार, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कहीं कि यार ये तो शेयर्स हो गए, अब ये शेयर का कोना फाड़ के कहाँ से दूँ तेरे को 0.33, तो इसके बदले में तू पैसे ले और फ्री हो यार। उसकी मार्केट वैल्यू भी आसानी से पता लग जाती है। हाँ जी दोस्त। सर पहले वाले पॉइंट में पहले तो बता रखा कि बुक वैल्यूज पे लेना है, हाँ, उसके बाद में चेंज कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूनिफॉर्म करने के लिए नोट लिखा है ना आपने? पिछली क्लास में आए थे क्या? आया था, याद करो दोस्त, बताया था मैंने कि मैं मान लो रिटर्न डाउन यूज कर रहा हूँ, परचेज कंसिडरेशन के लिए पहले बुक वैल्यूज लेंगे और बाद में यूनिफॉर्म कर देंगे दोनों। नहीं, कंडीशन एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है कि देखो ये लिखा हुआ है, ये कहाँ पर था भाई, कौन सी कंडीशन में था? 5th में ना, ये देख, नो एडजस्टमेंट इज इंटेंटेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लेकिन एक्सेप्ट टू इंश्योर, ये टेक ओवर के टाइम की बात हो रही है दोनों, एक्सेप्ट यानी ये एक्सेप्शनल केस है, उसमें ऐसा हो सकता है कि बुक वैल्यू पे ना लें, ठीक है ना। हाँ जी, हो गया ये। अब बताओ कितनी कंडीशन लिख दी मैंने? 4, एक रह गई, कौन सी? हाँ हाँ, बस 5वीं कंडीशन तो यूं लिख लो, ये लो, ये लो, द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंटेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर द अमलगमेशन बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी।
फिफ्थ कंडीशन एज इट इज लिख लें जी आप। अच्छा फोर्थ होगी क्या, ठीक है, मतलब अपनी 4 होगी उस हिसाब से 5, कोई बात नहीं, जैसा ठीक लगे आपको लिखें, शाबाश। फोर्थ कंडीशन, अभी मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लेकर चल रहा हूं, और बाकी बातें चलती रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको दबा कर रखो, ठीक है, आप बाद में डिस्क्लोज करके पूछ लेना, अभी नोट कर लो कुछ माइंड के अंदर डाउट है तो। हाँ जी, आप अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लो जी, आपको ऐसे खोलना है आमने सामने का पेज, और उसको यूं कर लेना है, समझ गए आप लोग? हाँ, हम एक ही पेज पर कई चीजें बनाएंगे, ऐसे कर लेना है नोटबुक को आपने। आवाज नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in the books of transfer company will remain same in both the cases, that is merger and purchase, because we have to close its books in both situations. हाँ, यहां लगेगा ब्रैकेट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in the books of transfer company will remain same in both the cases, that is merger and purchase, because we have to close its books in both situations. दोनों ही situations के अंदर हमें books close करनी पड़ती है। हम कर भी इसे ही रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, इसी को कर रहे हैं जी हम। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर, ये वाला टू अंडरस्टैंड।
लो जी, ये क्वेश्चन है हमारा, वाई लिमिटेड अक्वायर्स द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड हुज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च इज एज अंडर। ये बैलेंस शीट है भाई, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, और इस अदर करंट लाइबिलिटी में क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। नॉन करंट एसेट्स में पीपीई, हाँ जी, और इंटेंजिबल एसेट्स है, और उसके बाद करंट एसेट्स है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। आगे देखो 1 में क्या दिया हुआ था, शेयर कैपिटल, 2 में क्या दिया हुआ था, रिजर्व एंड सरप्लस, 3 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और आगे कौन कौन है, पीपीई और इंटेंजिबल एसेट्स। ये देखो जी, शेयर कैपिटल में हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, पी&एल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वैसे तो 8000 है, लेकिन हमें लगता है कि 5000 तो हमें इसके अगेंस्ट देने पड़ेंगे, तो हमारे लिए रिजर्व कितना बच गया जी, 3000। हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड 8000 और उसका क्लेम हम मानकर चलते हैं 5000, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम 3000 बांटते हैं। पार्टनरशिप के अंदर हमने पढ़ा है कि जितने भी अकम्युलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं वो सारे के सारे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में कर देते हैं। हाँ, लॉस हो तो डेबिट में करते हैं और प्रॉफिट हो तो क्रेडिट में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 8000, उसमें से 5000 तो लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन रखना पड़ेगा हमें। तो हमारे अच्छा वहाँ पार्टनर्स को देते हैं, यहाँ किसको देंगे, शेयर होल्डर्स को। यहाँ हम किसको देते हैं, शेयर होल्डर्स के। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स हैं, और पीपी में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है, और इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल और पेटेंट्स है। लो जी, एक बार जरा मेरी हेल्प करना आप लोग, मैं ये सारा डाटा एक बड़ी सिंपल ढंग से एक बैलेंस शीट है उसमें उतार रहा हूं मैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बैलेंस शीट को अगर मैं टी फॉर्म में ले लूं, ये इसलिए ले रहा हूं कि मेरे को जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाना है ना आपको, आप लोग नहीं लिखेंगे, एक बार मैंने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाना है आपको, उसके लिए मुझे इस बैलेंस शीट की टी शेप चाहिए, और इस बैलेंस शीट को क्लोज कैसे करते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। हाँ जी, मेरे पास अगर मैं शुरू से चलूं, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का रेट क्या है, 100, और प्रीफरेंस का, हाँ ये कितने थे, 8 लाख, और ये कितने हैं, कितने, 4 लाख। अच्छा जी, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, हाँ जी कैपिटल रिजर्व, यस, पी&एल 50,000, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व 8000, जिसमें लाइबिलिटी 5000 हो सकती है, यस, 6% डिवेंचर्स 2 लाख, ट्रेड पेबल्स 1,20,000, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12,000 डिबेंचर्स का। बस खत्म हो गया। हाँ जी, एसेट साइड में, यस, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, और क्या है, गुडविल 40,000, और पेशेंट्स, हाँ जी पेशेंट्स 50,000, इन्वेंट्री 1 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चीज है, कैश ही है क्या, अच्छा कैश बैंक ले लो यार, हैं ठीक है, कितना, लो जी 16 लाख, लो जी। ये थे बैलेंस शीट के बचपन के दिन, ठीक है, किसी ज़माने में बैलेंस शीट ऐसे ही बनती थी, ये बाद में फॉर्मेट चेंज हुआ है। लो जी, इस बैलेंस शीट से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक से समझ सकते हैं जी, ठीक है। अब देखो ज़रा आगे,
वाई लिमिटेड वॉज टू टेक ओवर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश। कहते हैं सारी एसेट्स टेक ओवर कर ली कैश को छोड़कर। मर्जर का या परचेज का? परचेज का केस बन गया बॉस, कैश टेक ओवर नहीं की। ऑल दी एसेट्स, अब बाकी चार याद करने की जरूरत ही नहीं है, परचेज का केस बन गया, बस खत्म बात। ठीक है, तो एक बात तो दिमाग से हटी कम से कम। अच्छा, जो मेजोरिटी पार्ट है वो परचेज के केसेस का ही है, मर्जर के थोड़े सिलेक्टिव से क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए थोड़ी टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन आप कहीं उलझे तो बता देना कि हम उलझ रहे। एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, लो बात ही खत्म। एंड टू पे फॉलोइंग अमाउंट्स, एंड टू पे फॉलोइंग अमाउंट्स, रुपीज 2,07% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इन वाई लिमिटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स इन जेड लिमिटेड। अरे वाई लिमिटेड ने टेक ओवर किया, वाई लिमिटेड ने टेक ओवर किया, तो वाई लिमिटेड बोली मेरे यहां से 2 लाख रुपए के 7% डिबेंचर्स ले जाइए जिनका रेट है 100, किसके बदले में? जो आपके एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स हैं जेड लिमिटेड में, फॉर दी पर्पज ईच डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड, ईच डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज वर्थ रुपीज 105। लेकिन भाई साहब हमारा एक डिबेंचर कितने का है? 105 का, 105 का है। ठीक है, डिबेंचर, अब इस लाइन में ये बताइए, बहुत ही ज्यादा बुद्धि वाली बात है, ठीक है, इंटेलिजेंट पॉइंट है ये, कि इसमें जो पेमेंट करने के लिए है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोला गया है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का या डिबेंचर होल्डर को? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बस इतनी बुद्धि लगानी थी। अब मुझे ये बताओ, इसको पीसी में शामिल कर क्या हुआ? क्वेश्चन पे अरे यहां आंसर बता गए, ये करिए, इतना क्या था वैसे गहरे वाला। ठीक है, हमें परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए इस पॉइंट को कंसिडर करना है या नहीं करना? नहीं करना, तो फिलहाल हमारे मतलब का तो नहीं है ये, इसको छोड़ दो आप। फॉर ईच प्रीफरेंस शेयर्स इन जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड कौन सी थी? फुर या फ्री? फुर, कौन सी? मजा नहीं आया, बस फुर एकदम उड़ जाते हैं, इतनी लंबी तो गाड़ी चलती है, डर। हाँ जी, वो किसी ने पूछा, बोला भाई नाम क्या है तेरा? बोला गसीटा। बोला अच्छा, फिर बोला तेरा क्या नाम है? बोला मेरा भी घसीटा ही है, लेकिन उतना नहीं घसीटा जितना तेरा घसीटा है। लो भाई, तो सुनिए ध्यान से, तो इतना फुर नहीं है वो, इतनी लंबी तो गाड़ी चलती है। फॉर ईच प्रीफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड, जेड कौन सी थी? फुर। कहते हैं जो कंपनी बंद हुई है उसके एक प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 इन कैश। अच्छा, एक मिनट, एक काम करते हैं अपन, मुझे ये बताइए, अगर एक प्रीफरेंस शेयर 100 रुपए का था तो ये कितने थे? 4000। और ये 100 का था तो ये कितने थे? 8000। ये थे 8000 इक्विटी शेयर और ये थे 4000 प्रीफरेंस शेयर्स। ओके, कहता है एक प्रीफरेंस शेयर के बदले में कौन सी जो फुर्र हुई है? ₹10 इन कैश। कहता है 10 रुपए तो नगद, भाई 4000 प्रीफरेंस शेयर इंटू ₹10, तो 40,000 तो ये हो गया। एंड वन 9% प्रीफरेंस शेयर, अरे कितने परसेंट थे? अब अपने कितने परसेंट थे? 6%। अपने थे 6%, लेकिन उसके बदले में परसेंटेज चेंज होगी, क्या हो गई? 9% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इन वाई लिमिटेड। कहता है जब वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे यहाँ वाई लिमिटेड में आएंगे तो उनको हम एक प्रीफरेंस शेयर के बदले में एक तो प्रीफरेंस शेयर देंगे, लेकिन तुम्हारे पास तो है 6%, हाँ 6% प्रीफरेंस शेयर के बदले में 9% प्रीफरेंस शेयर देंगे, इनटू कितने हो गए? 4000। तो इसका मतलब हाँ
फॉर ईच प्रीफरेंस शेयर्स इन जेड लिमिटेड 10 इन कैश एंड बोले तो प्लस 1 प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच वाई लिमिटेड, तो यहां पर कितने हो गए जी 9% 4000 प्रीफरेंस शेयर और प्लस 10 क्या हो गया आपका 40,000। ये कुछ ऐसी बात हुई जैसे अपने हरियाणा में बटे हुआ आता है तो कहते हैं भाई 5100 रुपये और एक कंबल, ये है कंबल। कहता है एक प्रीफरेंस शेयर के बदले में एक प्रीफरेंस शेयर देंगे, 100 वाला ही है 100 ही देंगे, और एक प्रीफरेंस शेयर के बदले में साथ में 10 रुपए नगद भी देंगे। ये बताओ प्रीफरेंस शेयर कितने का 100 का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहां प्रीफरेंस शेयर कितने थे 4 लाख, और अगर मैं बात करूं पहले कितने थे 6%, अब कितने मिलेंगे 9%। पहले कितने थे 4000, अब भी कितने होंगे 4000। पहले कितने का एक था 100 का, अब भी कितने का होगा 100 का। ओके, तो इसके लिए यहां कितने के हो गए 4 लाख। 4 लाख के तो प्रीफरेंस शेयर हो गए जी, और प्लस कैश 4000 इंटू 10 40,000 हो गया कैश। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को टोटल पेबल अमाउंट कितनी होगी 4,40,000। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 4,40,000 रुपए देकर निपटाया गया। बात समझ आ गई? ठीक है जी। हाँ लो जी, एक तो ये बात है, बताओ इसको पीसी के लिए शामिल करना है कि नहीं करना है जी। ठीक है, और किसको करना होता है? क्वेश्चन में बोला गया, ये पॉइंट हो गया हमारा, ये मैंने होल्ड पे छोड़ा है। फॉर ईच इक्विटी शेयर्स इन जेड लिमिटेड ₹20 इन कैश, ये बटेऊ का भाई है भाई, उसका भी उतना ही आदर सम्मान किया जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, फॉर ईच इक्विटी शेयर्स इन जेड लिमिटेड ₹20 इन कैश एंड 1 यहां पर भी एंड है यानी प्लस। अब मुझे ये बताओ कितने इक्विटी शेयर हैं 8000, यहां थे क्या? हाँ जी 8000 इक्विटी शेयर, 8000 इक्विटी शेयर्स इंटू 20 1,60,000, और 1 के बदले में 1 यानी एक इक्विटी शेयर के बदले में 1 इक्विटी शेयर, तो आपके पास कितने थे 8000, तो आपको कितने मिलेंगे 8000 है 100 का, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 140 है। यस, हाँ जी, सुनिए ध्यान से, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। अब यूं बताओ पहले कितने 8000 इक्विटी शेयर थे एट द रेट ऑफ 100 ईच, अभी भी कितने मिलेंगे 8000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो बॉस ऐसा है, फेस वैल्यू तो है 8 लाख, लेकिन हाँ जो मार्केट वैल्यू है, भाई आप कॉस्ट कितना पे कर रहे हैं एक तरह से 8000 इंटू 140, यस 11,20,000। समझ रहे हो बात को? सीधी सी बात ये है यार, मैं अपनी कंपनी का 100 वाला इक्विटी शेयर तुम्हें 140 में दूंगा, तो तुम्हारे सामान की कीमत कितनी लगाई मैंने 100 या 140? बात समझ आ रहे हो? मैंने कहा तुम्हारी बिल्डिंग दे दो, और मैं तुम्हें बदले में कैश मांगोगे तो कैश दे दूंगा, इक्विटी शेयर मांगोगे तो इक्विटी शेयर दे दूंगा। तो तुमने कहा इक्विटी शेयर चाहिए, मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे को इक्विटी शेयर दिया, वैसे तो 100 का ही है, तेरा मेरा रिश्ता कितने का रहेगा 100 का, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 140। आपने भी कह दिया कि बिल्डिंग चाहे कितनी की हो मेरे लिए, लेकिन तेरे लिए 140 की। तो मैंने कहा अरे वाह, तेरी बिल्डिंग भी 140 की, मेरा शेयर भी 140 का, है ना। ऐसे ही होता है एक्सचेंज। तो इसका मतलब ये हुआ परचेज कंसिडरेशन में 11,20,000 इंक्लूड करूं या 8 लाख इंक्लूड करूं? मैंने तुम्हारा बिजनेस खरीदा है और उसके बदले में 11,20,000 के शेयर्स दे रहा हूं, इट मींस तुम्हारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, और उसी वैल्यू को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। समझ रहे हो बात को? ना भी समझो कोई टेंशन नहीं है, सारे चैप्टर में यही करना है, ठीक है। इसलिए कोई टेंशन नहीं है, किसी को दिमाग भारी नहीं करना। मेरी ड्यूटी है कि इसमें घुसाना कैसे है, बस तुम दरवाजे खुले रखो बस, और वो भी बंद कर लो चाहे, आजकल दया मैं ही हूं, दरवाजा तोड़ दूंगा। हाँ जी सुनिए ध्यान से, लो जी, वैसे किसी को इन जनरल कोई बात करनी हो तो कर लो कि 140 क्यों सर, ऐसे नहीं लेना चाहिए, वैसे नहीं लेना चाहिए। सर आपने यहाँ पे जैसे 140 मार्केट वैल्यू ले ली, जैसे हमने कंपनी के चैप्टर में पढ़ा था फाउंडेशन में कि अगर प्रीमियम पे हो
तो जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कम हो जाते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कम नहीं होंगे? नहीं, इस बंदे ने बोला है एक शेयर के बदले में एक शेयर, तो 8000 के बदले में 8000 शेयर्स। बट सर जैसे इसमें 8000 शेयर्स हैं, वो यूं कहता ना दोस्त, 8 लाख रुपए के शेयर देंगे 100 रुपए वाले 140 में, तब आता है। नहीं सर, जैसे 8 लाख रुपए हमारी वैल्यू, मेरी बात सुन ली ना आपने? हाँ बोलो। 8 लाख रुपए जैसे हमारी फेस वैल्यू थी, ठीक है, इसमें ऐसे कह दिया कि 1,60,000 रुपए कैश में देंगे, ठीक है, तो 1,60,000 रुपए हमें माइनस नहीं करने चाहिए उसमें से पहले? एंड है दोस्त, एंड है। आप बचना क्यों चाह रहे हो स्टेटमेंट से? जब से मैं देख रहा था काफी देर से, इस स्टेटमेंट से बचना क्यों चाहते हो आप? जो इसने लिखा हुआ है इसको एज इट इज पढ़ लो ना यार। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड ₹20 इन कैश एंड का मतलब दोनों चीजें हो गई, ठीक है। आप कहो सर अरुण और मैं दोनों चाय पीने गए थे, मैंने कहा अच्छा वो कहाँ है? बोले मैं ही तो गया था बस। भाई तू तो आ गया, वो कहाँ है? बोले मैं ही गया था। मैंने कहा गए कौन कौन थे? बोला अरुण एंड मी। तो मैंने कहा आने दो चाहिए? बोले ना मैं ही तो गया था, बस मेरे अंदर अरुण बसता है। मैंने कहा तूने तो 2 बताए थे। समझ में आ रही है बात? पहले कह रहा था अरुण एंड मी, अब कह रहा है मेरे अंदर बसता है अरुण, तो कोई बात तो नहीं हुई ना। बस तो फिर इस स्टेटमेंट से बचना क्यों चाह रहे हो दोस्त? 2 गए थे तो 2 आए। हाँ तुम्हारे अंदर बसता है, तुम ही जाओ तुम ही आओ, उसको मैं संभाल लूंगा अपने आप, ठीक। लो जी सुनिए ध्यान से। नहीं नहीं मजाक की बात अलग है, समझ आ गई क्या बात? स्टेटमेंट में 2 बातें बोली गई है, एक बात में दूसरी इंक्लूड है, ऐसा नहीं बोला गया कहीं भी। चलिए जी, और कैश कितना? हाँ ये बात क्लियर है कि अगर मुझे उस कंपनी की वर्थ निकालनी है तो 140 को कंसीडर करना है या 100 को? 140 को। मैंने अपने 8000 शेयर्स, जो कि मार्केट में अगर कोई बंदा आता तो 140 में देता मैं, तो आपको कौन सा 100 में दे दूंगा? आपकी वैल्यू भी मैं कितनी लगा रहा हूं? 140, उसके बदले में शेयर दे रहा हूं। आपकी जो बैलेंस शीट में ले रहा हूं उसके बदले में अपने शेयर्स दे रहा हूं 100 वाले। अगर कोई और आए तो 140 में दूंगा, आपको भी 140 में ही दे रहा हूं। तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू मैंने कितनी लगाई, 140 या 100? 140। समझ गया? चलो जी, प्लस कैश 8000 इक्विटी शेयर इंटू ₹20, तो 1,60,000। तो ये हो गए कितने जी? 12,80,000। अब यूं बताइए पीसी के अंदर 12,80,000, पीसी के अंदर प्रीफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर्स दोनों को इंक्लूड करते हैं, या खाली इक्विटी या खाली प्रीफरेंस या डिबेंचर्स को भी? दोनों को भी। इसको कितना दिया हमने? 4,40,000। और इसको कितना दिया हमने? 12,80,000। इसका मतलब जिस कंपनी को हमने खरीदा है ना उसकी वैल्यू हमने कितनी लगाई है? 17,20,000। परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया? 17,20,000। इज दैट क्लियर? ठीक है। परचेज कंसिडरेशन वो वैल्यू है जो बिजनेस, किसी बिजनेस को टेक ओवर करने के बदले में दी जाती है। और जब हम परचेज कंसिडरेशन 17,20,000 दे रहे हैं, इट मींस हमने उस बिजनेस की वैल्यू उतनी लगाई है। बात समझ आ गई आपको? मैं अपने 100 वाले शेयर 140 में दे रहा हूं, तो इसका मतलब आपसे सामान भी कितने का ले रहा हूं? 140 में। तो परचेज कंसिडरेशन के लिए मैं 140 को इंक्लूड करूंगा, 100 को इंक्लूड नहीं करूंगा। हाँ जी माइक सर, माइक। अब इस पे कोई भी बात कर सकते हो आप। इसका परचेज कंसिडरेशन ऐसे निकलेगा सर। हाँ जी, कंपनी जो है फेस वैल्यू से मतलब रखती है। हाँ तो सर होना तो मतलब फेस वैल्यू पे चाहिए, चाहे मतलब फेस वैल्यू पे शेयर बढ़ा दे वो। बिल्कुल, ये बात मैंने इसीलिए बताई थी कि ये सवाल मन में ना आए कि कंपनी फेस वैल्यू से मतलब रखती है। बिल्कुल, यहां पर कंपनी का मतलब क्या है? यहां तो बिजनेस की टेक ओवर हो रही है दोस्त, सामान खरीदा जा रहा है। यहां कोई कंपनी का मतलब नहीं है कुछ भी। कंपनी अगर बंद होती ना, लिक्विडेशन में जाती, तो कहता कि हमने तो फेस वैल्यू के हिसाब से पे करने का वादा किया था, तुमने चाहे जितना मर्जी पे कर रखा हो। समझ रहे हो आप कोई सामान लेकर आए मेरे पास, सुनो यार क्या होता है कि इसको कुछ ऐसा ही लगा लो, ठीक है। आपके पास गोल्ड है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, और 1 kg गोल्ड है, 1 kg गोल्ड है, ठीक है जी। आपने शॉपिंग ही की, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपने शॉपिंग की 12 लाख रुपए की, और आपने 12 लाख रुपए की बजाय 1 kg गोल्ड दे दिया।
छोड़ दो ना, मेरे को पता था इस तरह की बात आएगी, मैंने छोटी अमाउंट ले ली। हम गरीब लोग हैं, 12 लाख में दे देते हैं किलो का। हाँ जी, मुझे ये बताओ, आपके पास जब ये गोल्ड था ना, तब इसकी वैल्यू बेशक कुछ भी रही हो, 7 लाख रही हो, आपने इसे 7 लाख में खरीदा हो, तो भी आपने कितने के बदले में दिया? 12 लाख। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, आपके पास 1000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू थी, नहीं 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, और मार्केट वैल्यू थी उसकी 300 रुपए। यश, ईमानदारी से बताना, 1000 शेयर्स 100 ईच, फेस वैल्यू है 1 लाख, मार्केट में बेचने जाओगे, नहीं फेस वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख, फेस वैल्यू है 10 लाख, मार्केट में बेचने जाओगे 30 लाख, आपने शॉपिंग की 12 लाख की, ये शेयर दे दोगे मुझे? माइक लो। ऐसे कैसे दे देंगे सर, इनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। बस 140 में ही देंगे, तो फिर 140 अगर दिया है ना, अगर दिया है, अगर आपने ये किलो सोना इसका दिया है, तो इसका मतलब शॉपिंग 12 लाख की नहीं की, 30 लाख की है। तो 140 के शेयर दिए ना, इट मींस उसकी वैल्यू 11-20 है, 10 लाख नहीं है। बात समझ आ रही? अगर 140 के शेयर्स दिए हैं मार्केट में, यार मैं बेच के, अगर कम देने तो बेच कर दे दूंगा मैं अपने शेयर्स, इसका मतलब सामने वाले की वैल्यू उतनी थी, तभी मैंने उतनी वैल्यू के शेयर्स दिए। क्लियर है? ठीक है। अगर ये 12 लाख की शॉपिंग है तो आप ये शेयर्स नहीं देंगे 30 लाख के, ठीक है, आप इसे सेल करेंगे 12 लाख दे देंगे, 18 लाख अपने घर लेकर जाएंगे। और अगर आपने दिए तो इट मीन शॉपिंग 12 की नहीं थी, कितने की थी? 30 लाख। ठीक, लो जी। किसी और बच्चे को बोलना है कुछ? देखो जरा एक बार, आप अगर 11,20,000 के शेयर्स दे रहे हैं, इट मींस सामने वाले से जो सामान ले रहे हैं उसकी वैल्यू 11,20,000 है। अगर आप टोटल इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश और नॉन कैश मिलाकर 17,20,000 दे रहे हैं, इट मींस उनकी वैल्यू टोटल 17,20,000 है, और उसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। एक के लिए परचेज प्राइस होता है और एक के लिए सेल प्राइस होता है। उतने का सामान आएगा, उतनी कीमत के शेयर्स दिए जाएंगे या कैश दी जाएगी। यस सर, ये तो परचेज का केस था वैसे, तो हमने इसकी 140 मार्केट वैल्यू ले ली। अगर ये मर्जर का केस होता तो स्किप द क्वेश्चन सर। हाँ, मैं यहां से तो निकालूंगा आपको। सर सीधा सीधा ऐसे मान सकते हैं, जैसे मार्केट से खरीदेंगे तो भी 140 का शेयर पड़ेगा, हमने बस अपने वो एसेट बेच के वो 140 का शेयर खरीद लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे मान लो। समझ आने के बाद तो आप बहुत कुछ मान लोगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, इन्होंने ये बात समझ आ गई ना। इन्होंने कहा कि मैंने अपना सामान बेचा और 140 वाले शेयर्स मार्केट से खरीद लिए, उतने का सामान बेचा, उतने के मार्केट से शेयर खरीद लिए, ऐसा भी तो मान के चल सकते हैं। बिल्कुल, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यस, कोई और बोले भाई? डन। 17,20,000 परचेज कंसिडरेशन में सारे खुश हो? ठीक है जी, ओके। परचेज कंसिडरेशन में बाद में लिखवाऊंगा, पहले मेरा मेन मकसद जो था वो क्या था? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये 2 पॉइंट मेरे लिए परचेज कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? ठीक है जी। ऐसे ही देखो, इतनी भीड़ के अंदर आपको परचेज कंसिडरेशन खोजना होगा बस, तब आप 10% बच्चों के अंदर आ जाओगे। आप जो 90% गलत करके आते हैं ना, वो इतना टाइम नहीं लगाते, ना टीचर टाइम लगाता ना स्टूडेंट टाइम लगाता। ठीक है, बस हमें पूरा टाइम इस चीज के ऊपर लगाना है। एंट्री बड़ी आसान है, एंट्री तो इतनी आसान है, बस क्या बताऊं, ना करके आओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। एक्सपेंसेस देखो, सुनो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ Z लिमिटेड आर टू बी रिइंबर्स्ड बाय Y लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस 12,500। कुछ गलत पड़ गया क्या मैं? हाँ, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसका मतलब ये होता है कौन सी? Z लिमिटेड। Z लिमिटेड कौन सी है? फुर, है ना? और फुर कंपनी को फुर होने में खर्चे करने पड़े, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस तो आपने पढ़े हुए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, वैसे इसकी एंट्री होती है एक्सपेंस टू बैंक, लेकिन जब आप रियलाइजेशन अकाउंट खोलते हैं तो एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक। हाँ, ये कोई बात स्पेशल क्या कह रखी है, इसको हम स्पेशली ही डिस्कस कर लेंगे, फिर अभी नहीं डिस्कस करते। क्या ये आइटम ऊपर बैलेंस शीट में दे रखी है ना? ये तो नई बात है, ये तो अभी हुए है ना खर्चे, बैलेंस शीट के टाइम तो ये थे ही नहीं, तो इसे छोड़ देते हैं, इसको माफ कर देते हैं। उसके बाद देखो जी, Y लिमिटेड। यस, अरे Y लिमिटेड कौन है?
free, trans free. Y Limited valued land and building at 5,50,000, plant and machinery at 6,50,000, and patents at rupees 20,000 of Z Limited for the purpose of amalgamation. कहता है Y Limited ने Z Limited की assets टेक ओवर की, उस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू लगाई 550, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लगाई 650, पेटेंट्स लगाए 20,000. अमलगमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए इन वैल्यूज का कोई रोल है क्या? हाँ, इन वैल्यूज का रोल हो सकता था अगर नेट एसेट मेथड लगाना होता. तो हमने कौन सा मेथड लगाया? शाबाश शाबाश शाबाश. बस जिस तरह की आवाजें आ रही है ना, इतनी कंफ्यूजन है इस चैप्टर में. वैसे तो नेट पेमेंट मेथड है, इसने साफ साफ बता रखा है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को ये दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को ये दिया और ये दिया, और इन सबका टोटल किया हमने. समझ रहे हो बात? लेकिन अब यूं कह दे, अगर वो 140 की जगह यूं लिख देता इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर पता नहीं क्या पता इंट्रिंसिक वैल्यू के चक्कर में पड़ जाते हम, फिर तुम क्या पता निकालने के चक्कर में पड़ जाते. छोड़ो यार, अभी तो फिलहाल दे रखा है ना, सारी अमाउंट दे रखी है. तो लमसम में तो क्या होता है, सौदा 17,20,000 में हुआ भाई, बात खत्म. एक तो यूं है, हमें टोटल करने की जरूरत ही ना पड़ती. सौदा 17-20 में हुआ, 17,20,000 लमसम. एक ही है, इसको ये दिया ये दिया ये दिया, फिर उसको ये दिया ये दिया ये दिया, फिर मैं पूछूं कितना दिया, टोटल कर लो यार. मैंने तुम्हारा बिजनेस परचेज किया, 5 लाख कैश में दिए, 10 लाख की कोई बिल्डिंग दे दी. अब मैं पूछूं बताओ मैंने टोटल कितनी पेमेंट करी? 15 लाख. तो नेट पेमेंट मेथड का मतलब ये होता है जिस जिसको जो दिया सारा प्लस कर दो आप. हाँ, उसका रेशियो वगैरह जो है वो आपकी कला के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है जी. तो मुझे तो लगता नहीं. हाँ देखो, वाई लिमिटेड अपनी बुक्स में जब लेके जाएगी तो लैंड एंड बिल्डिंग रखेगी 550 का, प्लांट एंड मशीनरी 650 का, पेटेंट्स 20 का. तो फिलहाल परचेज कंसिडरेशन के लिए हमारे यहाँ कोई रोल नहीं है. अच्छा मुझे बताओ, जो कंपनी बंद होती है, जो कंपनी फुर्र होती है, उसकी बुक्स क्लोज करने के लिए ये जो नीचे वाली इंफॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है या जो बैलेंस शीट में दे रखी है वो इंपॉर्टेंट है? हमें एक कंपनी के बुक्स क्लोज करने हैं, तो बुक्स का मतलब क्या है? पी एंड एल और बैलेंस शीट, या नीचे जो राम कहानी लिख रखी है वो पी एंड एल एंड बैलेंस शीट. तो पी एंड एल तो बेचारा हो हा के बैलेंस शीट में आ गया होगा रिजर्व एंड सरप्लस में. तो इसका मतलब बताओ, बुक्स क्लोज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बैलेंस शीट पे नजर रखनी चाहिए या ये इन पॉइंट्स के ऊपर नजर? बैलेंस शीट के ऊपर, क्योंकि हमें क्लोज किसको करना है? बैलेंस शीट को. बैलेंस शीट को फुर करना है तो बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा. बात समझ आ रही है? क्लोज द बुक्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी. तो बताओ बैलेंस शीट को कंसंट्रेट करूं या ये पीसी वीसी जो निकाले हैं इसको? बैलेंस शीट को. ठीक है, कम लो जी. ये लिख लिया आप सबने? क्या नहीं लिखा? लिखो इसको, और मिनिमम जगह में लिखना, बिल्कुल मिनिमम जगह में नहीं. सेंटर में, हाँ ऐसे कर दिया ना, नोटबुक को ऐसे कर दिया लंबा, तो बिल्कुल सेंटर पे लिखनी है और मिनिमम जगह पे लिखनी है. कम से कम जगह रोकनी है, लेकिन कोने में इधर इधर नहीं, सेंटर में लिखना है. और इसी के नीचे हम इधर ऐसे 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 यूं तीर चलाएंगे, हम काटेंगे इसको. हाँ, कम से कम जगह में लिखना है ताकि इस पर एरो एरो आप अच्छे से लगा सकें बस.
हाँ जी, डन हो गया ये। सुनिए ध्यान से, हेलो। पता है क्या होता है, अब आप यूं समझेंगे कि मैं लिक्विडेशन की बात कर रहा हूं। अमलगमेशन को छोड़ दो, अब एक बार हम लिक्विडेशन की बात कर रहे हैं। एक कंपनी बंद हो रही है भाई साहब, आपने पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन पढ़ा है। अपनी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप बंद होती है तो हम एक अकाउंट बनाते हैं, स्पेशल रियलाइजेशन अकाउंट। उसका कारण यह है कि जब कोई कंपनी बंद होती है ना, तो वो अपनी एसेट्स को सेल करती है और लाइबिलिटीज को पे करती है। तो अगर वो अलग अलग एसेट्स पे काम करती है तो बहुत ज़्यादा बल्कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे इस लैंड एंड बिल्डिंग को बेचना हो तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। इसको बेचना हो प्लांट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। इसको बेचना हो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा, लाइबिलिटी को पे करना हो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। हर एसेट और लाइबिलिटी के लिए आपको अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ती है। तो उस बल्कनेस से बचने के लिए आप एक ही अकाउंट खोल लेते हैं जिसका नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो शुक्र है, वो तो वहां तो चलो कैश का आना और जाना है। यहां पर तो ये सारे किसके नाम करोगे, पहले तो किसके नाम करोगे, ये किसकी बैलेंस शीट है भाई, ये है वाई लिमिटेड की। और इसे टेक ओवर कौन किसकी है, ये जेड लिमिटेड। ये बैलेंस शीट है जेड लिमिटेड की और इसे टेक ओवर कौन कर रही है, वाई लिमिटेड। तो पता है क्या होता है, पहले ये सारी एसेट्स और लाइबिलिटी वाई लिमिटेड के नाम होती है और फिर वो कैश या इक्विटी शेयर जो भी देता है वो देता है। तो इसमें तो एंट्री क्या होगी, देखना, लैंड एंड बिल्डिंग अगर वाई लिमिटेड को दिया तो ये पैसा वाई लिमिटेड से लेना है, तो एंट्री क्या होगा, वाई लिमिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, वाई लिमिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, वाई लिमिटेड टू गुडविल, वाई लिमिटेड टू, अच्छा डिबेंचर, ये भी उनके नाम, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, ट्रेड पेबल्स टू वाई लिमिटेड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू। इसकी बजाय हम लोग क्या करते हैं, इन सब के लिए एक यूनिफॉर्म नेम रखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। भाई इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि ये सारी एसेट्स मंडी में जाके अलग अलग बेचनी पड़ेगी, लाइबिलिटीज जाके अलग से बेचनी पड़ेगी। पहले वो लैंड एंड बिल्डिंग लेके गया, मंडी में बेची, फिर पैसे लाया, फिर घर में रखे, फिर प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी में भी दो है, प्लांट ले जाएगा फिर मशीनरी ले जाएगा, इस तरह से। इसकी बजाय वो एक ट्रक कर लाया और उसके अंदर सारी पहले लाइबिलिटी, क्योंकि उतारेगा तो पहले एसेट्स आएगी फिर पैसे आएंगे, तो लाइबिलिटी को तो बैठे बैठे ट्रक में दे देगा, तो इसलिए पहले किसको चढ़ाएगा वो, पहले लाइबिलिटीज को। हाँ एंट्री एसेट्स की कर दूंगा मैं, लेकिन ट्रक में पहले कौन चढ़ेगी, हाँ, ताकि वो वहां बैठी रहे। वो सर्दियां भी है ना, कंबल वंबल ओढ़ के बीड़ी पीते रहेंगे इतने भी, हाँ पैसे आएंगे। तो यहां पर क्या है कि आप क्या करोगे, लाइबिलिटी को डाल दोगे उसमें, एसेट्स को डाल दोगे उसमें, ठीक है, क्रेडिटर बैठे हैं उसके ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग रख दी, और उसके बाद वो चला गड्डी लेके, और उसके बाद मंडी में जाके एसेट्स बेच देगा और लाइबिलिटी, एसेट्स से पैसे जो आएंगे वो लाइबिलिटीज को पे कर देगा, और जो सस्ती या महंगी, जो कम ज्यादा रेट होंगे वो प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन आता है आपका। यही है इसका मतलब। ये हो गया कि चाहे कंपनी का लिक्विडेशन हो चाहे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो, एक अकाउंट खुलता है जिसका नाम क्या है, रियलाइजेशन। सबसे पहले इन एसेट्स को, इन सभी एसेट्स को रियलाइजेशन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू 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 क्या सारी एसेट्स टेक ओवर की है? हाँ, मंडी में कैश एंड बैंक नहीं गई, तो ठीक है, इसका मतलब यहां तक होगा। अब सुनो, अब सुनो, आपने रियलाइजेशन में टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीन, टू गुडविल, टू पेटेंट्स, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स ये कर दिया। अब आपने लैंड एंड बिल्डिंग अलग से बेची, अब एंट्री बताओ क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग का नाम तो क्या पड़ गया, इन सब का नाम तो मिटा दिया आपने, इन सब की जगह एक ही नाम रख दिया, कौन सा, रियलाइजेशन। तो अच्छा, अब मैं तुम्हें कहता हूं इनमें से कोई भी एसेट्स बेची, बताओ एंट्री क्या करोगे। तो चाहे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी हो बेशक, एंट्री एक ही होगी, कैश टू रियलाइजेशन। तो उस झंझट से बचने के लिए हम लोग क्या ओपन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। इसका मतलब क्योंकि उसने कैश एंड बैंक तो ली नहीं, तो जो जो एसेट्स टेक ओवर करी है उन सबको मैं एंट्री कर दूंगा। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू गुडविल, टू पेटेंट्स, टू इन्वेंट्री, टू ट्रेड रिसीवेबल्स।
अब ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, कौन सी वैल्यू पे, कौन सी वैल्यू पे, इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे 550, 650, बुक वैल्यू पे क्यों यार? हमें बुक्स क्लोज करनी है, और बुक्स क्लोज तभी होगी ना जब अमाउंट ये रखेंगे। या यूं समझो, ट्रक में जब चढ़ी तब वैल्यू क्या थी? बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू कब कंसिडर होगी? जब वहां मंडी में उतरेगी। तो ये भी कॉमन सेंस की बात है। अब ये बताओ, मैं तो परचेज कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं, बच्चे कई बार मार्केट वैल्यू पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। अब क्या करूं उनका? ठीक है, बुक वैल्यू पे स्पेशल, और फिर आके उलाना देते हैं, क्या बात, क्यों नहीं किया? सर आपने ना बुक वैल्यू लिखवाया नहीं था नोट्स में। हद ही होगी, मतलब 48 क्वेश्चन करके जाता है और कहता है नोट्स में बुक वैल्यू नहीं लिखा हुआ था, और वास्तव में तो खैर लिखा हुआ था, लेकिन वो बहाना भी ये मारता है। अरे कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होगी यार, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रखे हैं इतने सारे। तो ये ध्यान रखो, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। व्हेन यू आर क्लोजिंग द बुक्स यू विल हैव टू टेक बुक वैल्यूज, तभी तो बुक्स क्लोज होंगी, अदरवाइज कैसे होंगी बताओ यार? लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की है, मार्केट वैल्यू 3 लाख है, रियलाइजेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग अगर 3 लाख कर दिया तो 1 लाख काम क्लोज हुआ, बताओ। ठीक है, तो क्लोजिंग के लिए हमें बुक वैल्यू का ही इस्तेमाल करना होता है। क्लियर है ये बात? चलो, उसके बाद अगर मैं ये बात करूं, देखो लायबिलिटी को भी मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूं। अच्छा एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल किसके लिए होती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो मैं ये कह दूं, ये तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर के नाम करूंगा, मैं रियलाइजेशन में नहीं लिखूंगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को अपने शेयर्स के लिए अलग से शेयर्स मिलेंगे। यस, अगर मैं ये कहूं इक्विटी शेयर होल्डर का मैं अलग अकाउंट खोलूंगा और प्रीफरेंस शेयर होल्डर का अलग खोलूंगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? बोलो ना, क्योंकि इक्विटी शेयर को अलग से पैसे मिलने और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को अलग से पैसे मिलने। कैपिटल रिजर्व पर किसका अधिकार है? P&L पर किसका? वर्कमेंस पे किसका? हाँ, लेकिन ओनली 3000 पे, ओनली 3000 पे। इसका मतलब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम जाएंगे और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम जाएंगे। अच्छा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का सिर्फ, हाँ, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का सिर्फ प्रीफरेंस शेयर के कैपिटल के ऊपर ही राइट होता है। यस, तो एक बात बताओ यार, इसका मतलब ये हुआ, ये लायबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना। एंट्री बताओ, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, हाँ वो कोई बात नहीं, ये नहीं है, बताओ 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये जो 8000 था उसमें से 5000 की तो लायबिलिटी है, तो इसको भी तो लिखेंगे, वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट, है ना? वैसे तो इसने खोला हुआ किस नाम से है? रिजर्व के नाम से, तो रिजर्व के नाम से जाना चाहिए, लेकिन माइंड में एक एंट्री कर लेनी है, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैनसेशन क्लेम, और फिर उसको हम रियलाइजेशन में शिफ्ट कर देंगे। रिजर्व के नाम से नहीं जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से जाएगा। ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको पहले हम क्या बना देंगे? लायबिलिटी, और लायबिलिटी बना के उसको क्लोज कर देंगे, किस में कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अच्छा, इसमें अब मुझे एंट्री बताओ, वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उन्होंने टेक ओवर नहीं की, तो इसकी पेमेंट कौन करेगा? हम खुद करेंगे। जो एसेट और लायबिलिटी वो जो लायबिलिटी वो टेक ओवर नहीं करेगा उसकी पेमेंट हम करेंगे, जो एसेट वो टेक ओवर नहीं करेगा उसको सेल हम करेंगे। जैसे मान लो वो कहता है मैं लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लेता भाई, तो कौन बेचता? हम खुद बेचते। उसके दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट पे कर दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, बात खत्म। भाई आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू कैश, या तुम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू कैश। हेलो, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ रही है ना? लेकिन तुमने कहा सर उसने कैश नहीं ली तो कैश छोड़ दिया। कैश जो है वो स्पेशल केस है ना, कैश अकाउंट अलग से बनता है हमारा, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। हाँ, इंक्लूडिंग कैश होता तो हम कर भी देते खैर, लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी है
तो लाइबिलिटी के मामले में दो अल्टरनेट्स हैं आपके पास, आप उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर भी कर सकते हैं और आप उसको सीधी पेमेंट भी कर सकते हैं। इसकी कैश पेमेंट की हुई है, ठीक है, चलो अच्छा है, मतलब आपको अलग अलग जगह मिल जाएंगे। पुराने क्वेश्चंस जो हैं कहीं ऐसा सॉल्यूशन भी मिल सकता है कि वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करे और उसके बाद उसकी पेमेंट करे, और ये भी हो सकता है कि वो सीधी पेमेंट कर दे। दोनों ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा। एक में आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू कैश कर दिया, एक में आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू रियलाइजेशन टू कैश कर दिया, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर कैश गई है, रियलाइजेशन खत्म हुआ है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी खत्म हुआ है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। हम एसएम को फॉलो कर लेंगे। एसएम कह रहा है जो एसेट्स लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं किया ना, उसके आप डायरेक्ट पेमेंट कर दो, तो हमें स्पेशल नोट लिखना पड़ेगा कि इसकी हमने अलग से एंट्री की है। यस, यही कह रहा था कि रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का तो मतलब ही नहीं है। नहीं, मतलब की बात नहीं है। जब आप आरटीपी देखोगे उसमें सॉल्यूशन ऐसे हो जाए, बोले हाँ सही किया, मतलब तो बनता है, वो मतलब हमारे हिसाब से होता रहता है कम ज़्यादा। भाई अभी तो चैप्टर नया नया है, शुरू किया है, जब सारा चैप्टर हो जाएगा तब कहोगे हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जब दोस्त पूछे अरे उसको वहाँ कर दूँ, कर दे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लो जी, हाँ हाँ सर, जो इसमें कहा गया कि रियलाइजेशन में हम तभी ट्रांसफर करेंगे जो कंपनी हमसे मतलब खरीद देगी, तो उसके पास जो बैलेंस है हम नेट बैलेंस दिखा देंगे। बिल्कुल। जब कंपनी एक्सक्लूड ही कर रही है तो क्यों करेंगे? एक्चुअली रियलाइजेशन अकाउंट सामने वाली कंपनी का कंसेप्ट नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट इस कंपनी का पर्सनल है, ठीक है। जब मैं इसलिए कह रहा था कि पूरा चैप्टर करोगे ना तब हाँ भर दोगे, अभी सोच रहे विचार आएंगे दिमाग के अंदर, तो अभी हम इसको दोनों बातों पे छोड़ देते हैं, एसएम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, यस, सुनिए ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसेट टेक ओवर की है उसने, उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और जो लाइबिलिटीज टेक ओवर की उसकी एंट्री होगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और उसमें उनको शामिल करना है जो उन्होंने टेक ओवर की है। और वैल्यूज कौन सी होगी? बुक वैल्यूज, बिकॉज वी आर क्लोजिंग दी बुक्स, ठीक है, इसलिए बुक वैल्यू को हम टेक ओवर करेंगे। चलो जी, अच्छा मुझे ये बताइए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल मायने रखती है, और एक ये जितने भी रिजर्व्स हैं ये मायने रखते हैं, यानी ये कितना 5000। अब मुझे ये बताइए, अगर ये सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के कितना आएगा? अच्छा 3000 आएगा। अच्छा 5000 तो लाइबिलिटी है, ओके सॉरी 3000 आएगा। इन सब का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? इक्विटी शेयर कैपिटल का क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट, पी&एल का क्रेडिट, वर्कमेंस का क्रेडिट। अच्छा, जितने भी रिजर्व पी&एल रिलेटेड टू किसे होते हैं? ओनर्स, और ओनर्स पार्टनरशिप में कौन होते हैं? पार्टनर्स, और कंपनी में कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो मुझे ये बताओ, ये सब अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम करना हो, मतलब टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट खोलना हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट नाम लिखेंगे, तो इसकी एंट्री क्या बनती है बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या दिक्कत है? एंट्री इसमें क्या दिक्कत है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट होनी चाहिए, और क्रेडिट तो है, और बढ़ा रहे हो। अरे यार यही करनी है उनके नाम। ये तो बड़ा बढ़िया हो गया यार, मैंने ब्रेक लगा लिया आपने बताने पर, मैं बता देता तो बात ही खत्म हो जाती। तुम लोग तो बड़े कंफ्यूज हो। मैं क्या कर रहा हूं? वी आर क्लोजिंग दी बुक्स। जो कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम है वो हम उसके नाम कर देंगे और गा देंगे। शेयर कैपिटल रिजर्व सारा सनम, ठीक है। अब एंट्री करके दिखाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी&एल अकाउंट डेबिट, वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। लॉस होता तो पी&एल का डेबिट बैलेंस होता तो यस, पी&एल का डेबिट बैलेंस हो तो इक्विटी शेयर होल्डर से ले लेंगे हम। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट, ठीक है। हमने कितनी एंट्री सीख ली आज? एक तो एसेट्स की एंट्री सीख ली, क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लाइबिलिटीज की एंट्री सीख ली, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम जो भी करना है वो एंट्री सीख ली। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी&एल अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट होता तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के नाम, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितनी अमाउंट कितनी और देने कितने हैं? 440।
प्रॉफिट कैसे हुआ, लॉस हुआ। आपके कैपिटल है 4 लाख, आप पे करेंगे 4,40,000। ओके डन, मुझ जो आए गए हो क्या। हाँ चलो, ये किस तरह स्टूडेंट है, मुझो की भी संधि विच्छेद करके पढ़ रहे, मैं जो क्या है ये, नलायक हो तुम, स्कूल में भी ऐसे ही है। ये जब बूढ़े हो गए मर जाएंगे ना और कब्र में गाड़ने वाले, रुको एक बैलेंस शीट रखी, इस तरह से कब्र में से उठ के आएंगे ये। क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ कौन सी कंपनी है, रुको एक मिनट, जेड लिमिटेड। बिल्कुल सेंटर पे लिखना है, अभी तुम लोग लिखो मत, मैं तुम्हें इसमें करके दिखाता हूं। देखो पहला अकाउंट जो बनता है उसका नाम है रियलाइजेशन। चलो नंबर नहीं डालता, तुम फिर बाद में लकीर के फकीर हो जाओगे। मैंने बिल्कुल ओपन माइंड करके समझाना है आपको। ये सुनो, लो भाई क्या बात हुई थी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, और कौन कौन है, टू, और कौन है, टू गुडविल, टू इन्वेंट्रीज, टू ट्रेड रिसीवेबल्स, बस खत्म। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल 40,000 और 50,000, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री सॉरी, ओके। लो जी सुनो, ये हमने कहाँ से लेकर आया, यहाँ से लेकर आया, ठीक है जी। चलो बाय, हाँ वर्कमैन्स क्लेम, ठीक है, हाँ जी कितना 5,000 बाय 6% डिबेंचर्स 2 लाख, और बाय ट्रेड पेबल्स 1 लाख, और बस ठीक है, ये हो गया बॉस। लो भाई ये हो गया। अच्छा ये तो इसकी बात हो गई, और जरा थोड़ा सा और हो जाए, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी 8 लाख, बाय कितना 1 लाख, बाय P&L 50,000, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व कितना 3,000। लो जी एक और हो जाए, कौन, हाँ जी प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। आपको इसी पेज पर इस सारे अकाउंट को एक्सप्लोर करना है। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, सुनिए इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। परचेज कंसिडरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक्स ऑफ ट्रांसफर, बुक्स ऑफ ट्रांसफ्री, बस परचेज कंसिडरेशन पूरे चैप्टर के अंदर चलेगा। नंबर 2 ये जो बुक्स ऑफ ट्रांसफर ये आज हो जाएगा समझो, और बुक्स ऑफ ट्रांसफ्री ये कल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो सिंगल पेज पर लेना आपने, बड़े से स्क्वीज से साइज में लेना, बिल्कुल एकदम ठीक है ना। हाँ जी 1 मिनट बताना क्या था, बाय कितना परसेंट था 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 4 लाख। लो जी हाँ जी इसको भी हम कर लेते हैं ऐसे कुछ। इसको याद रखना है कि हमने इनको 440 का वादा किया हुआ है, तो 40,000 हमारा लॉस हो रहा है बॉस,
ठीक है जी। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि मेरी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख और मैंने प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को वादा किया है कि मैं आपको 4,40,000 दूंगा, तो 40,000 का एक तरह से मेरे को क्या हो रहा है, नुकसान, और उसका नाम जब, हाँ हाँ बोलो बोलो, डेफिशिएंसी रियलाइजेशन। और आपको शायद डिसोल्यूशन के टाइम समझाया हो, वरना आप समझ लो, यस जब फर्म डिसोल्व होती है या कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, ये वाला, ये अमलगमेशन के लिए जब उसके अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं, कोई भी लॉस हो, किसी भी तरह का लॉस हो, रियलाइजेशन के डेबिट में डालना है, और कोई भी प्रॉफिट हो रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालना है। एग्जांपल याद दिला देता हूं कि एक कोई टाइपराइटर था, ठीक है, और वो 5,000 में बेच दिया था, वो नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, कहता है बैलेंस शीट में वो टाइपराइटर था ही नहीं। फिर आपने पूछा कहाँ पड़ा था, तो उसने बताया कि छत पे पड़ा था। तो बोला फिर बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखा रखा था, बोले जंग लगा हुआ था। बोले अच्छा चल भी नहीं रहा था, बोले नहीं चल नहीं रहा था, हम उस पर चलते थे, ठीक है। तो उसके बाद अब बोला अब वो कबाड़ी को बेच दिया, कबाड़ी ने क्या किया, उसके ना उसके तेल वेल डाल के चला लिया उसने, तो 5,000 दे गया उसको। अब बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट की एंट्री रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश टू टाइपराइटर ना, टाइपराइटर तो था ही नहीं, टाइपराइटर तो था ही नहीं, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका नाम रियलाइजेशन होगा, जो भी लॉस होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाय कैश करते थे। इसी तरह से था कि एक कोई क्रेडिटर था, उसको दफना दिया था, ठीक है, बैलेंस शीट में था ही नहीं, लेकिन एक बार रात को 12 बजे जब आप वो अमलगमेशन की थ्योरी पढ़ रहे थे, तब खिड़की में से आ गया था, ठीक है, और वो बोला ए भाई माचिस है क्या, तो आपने कहा क्यों, बोले तेरे को फूंकना है, मेरे से माल खरीदा था, पैसे नहीं दिए तूने, ठीक है। तो क्या आप अब देखो, अब आप उसकी पेमेंट करोगे, अनरिकॉर्डेड है, तो बताओ लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, लॉस, तो एंट्री क्या करोगे, क्रेडिटर्स टू कैश ना, क्रेडिटर तो थे ही नहीं, रियलाइजेशन टू कैश। तो इसीलिए जब ये कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, ट्रांसफर कंपनी हो रही है, फुर हो रही है, तो जितने भी लॉसेज और जितने भी प्रॉफिट है किस में डालेंगे, रियलाइजेशन में। प्रीफरेंस शेयर होल्डर अगर लिक्विडेशन में जाती कंपनी, ठीक है, तो देते हम फेस वैल्यू 4 लाख, लेकिन एक तरह से अमलगमेशन का केस बन गया, इस चक्कर में इनको 4 लाख की बजाय 440 में सेट करना पड़ गया, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, लॉस, तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन का। तो ये 40,000 रुपये रियलाइजेशन में आएंगे, लेकिन एक बार मैं इसको होल्ड पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं वो भी मुझे पता ही है, तो इसलिए एक बार नेचुरल उस सिस्टम पे हम छोड़ते हैं, इस पर डिस्कस नहीं करते इसको, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी कुछ और हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लो जी, तो क्या हुआ, अगर मैं ये कहूं कि 2 प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स 440 पे किए और 4 लाख इसकी वैल्यू है, तो आपने एक्स्ट्रा कितने दिए, 40,000। लो जी, ठीक है। हाँ जी सुनिए एक मिनट, अब मैं एक बात और बता दूं लास्ट में, मेरे यहां एक अकाउंट और बनना है ट्रांस फ्री कंपनी का, जिसका नाम क्या है, वाई लिमिटेड। हाँ मैं इसीलिए पहले बता रहा हूं, और इतना सा ही बनना है, ज्यादा नहीं बनना, इतना सा ही बनना है बस। तो आपको किसी भी तरीके से आपको इसी पेज पे ये सारा सेटल करना है, ठीक है, समझने के लिए। लो जी, हाँ जी, रियलाइजेशन जितना छोड़ रखा है बस इतना ही बनेगा जी, आप यूं मान लो रियलाइजेशन है ना, इतना ही बनेगा, रियलाइजेशन इतना ही बनेगा बस। यहां करूं, ये तो लिख लिया था ना, हाँ तो ये देखो पहले आप, एरो वगैरह मैं लास्ट में इकट्ठे दिखा दूंगा, ठीक है, आप एक बार लिखें, शाबाश। जब आप रिवीजन करेंगे तो बहुत जल्दी एंट्रीज रिवाइज हो जाएगी आपकी।
हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसको, इतना ही अभी। ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स लिख लिया आपने? हाँ, ये लॉस है, ये लिख लेना। और जितने भी लॉस और प्रॉफिट्स हैं वो रियलाइजेशन में जाएंगे जी, ठीक है। किसी को एक्स्ट्रा पे करोगे या कहीं से कम पे करना हुआ तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये लो जी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी पे करना है वो क्रेडिट में होगा और जो लेना है वो डेबिट में होगा। इस पूरे प्रोसेस में दो खाते अभी बंद नहीं हुए, दो अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और कैश। उसकी लेजर भी बनेगी, लेकिन वो तो कोई खास बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में तो टू कैश आ जाएगा और कैश के सारी कैश की ट्रांजैक्शन आ जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा उनको। मेन ये चीज़ें हैं, रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स और ट्रांसफरी कंपनी। ये अकाउंट्स आपस में कनेक्टेड है सारे आपस में, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। यस, मुझे बताइए क्या मैं आगे बढ़ूँ? हाँ जी, मैं एक बार आपको एरो दिखा देता हूँ और मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये देखिए, पहले मैंने क्या किया, जो ये मेरी एसेट्स हैं, फर्स्ट एरो इधर शिफ्ट हुआ, रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुआ, फर्स्ट एरो। लैंड एंड बिल्डिंग से ट्रेड रिसीवेबल्स तक सारा सर्कल में यूं का यूं उठाकर इधर ले गया। ये मेरा था स्टेप नंबर 1, हाईलाइट कर दिया मैंने। जितनी भी एसेट्स टेक ओवर की थी वो मैंने रियलाइजेशन के डेबिट में शिफ्ट कर दी। नंबर 1 एरो ये था मेरा, होचपोच नहीं होने देंगे अपन। नंबर 2, जो जो लाइबिलिटीज टेक ओवर की थी, जिसमें अलग बात यह थी कि वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व में से मैंने 3000 की है और बाकी सारी लाइबिलिटीज नंबर 2 पे मैंने रियलाइजेशन में यहां शिफ्ट कर दी, नंबर 2 और ये, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को छोड़ दिया मैंने। वर्कमैन्स कंपनसेशन लाइबिलिटी ले ली है, डिबेंचर्स ले लिया है, ट्रेड पेबल्स ले लिए हैं। इनको लेकर 1 मिनट में दिखा दूं। ये देखो, मैंने ये लिया था, ये लिया था, ये लिया था भाई, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं लिया था। ये देखो, ये लिया इतना, लाइबिलिटीज को लिया था और ये मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। मेरी पूरी कोशिश है कि बुक्स एकदम क्लोज हो जाए, किसी का बैलेंस ना बचे। क्लोज करने का मतलब ये है किसी का बैलेंस ना बचे। यस, नंबर 3 पर मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम जो था, देखो, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और ये कैपिटल रिजर्व वगैरह, ये सारा का सारा मैंने, ये देखो, क्या आपने एरो वगैरह पहले लगा रखे हैं सारे? मैं एक बार हटा दूं इसको। ये देखो, अगर मैं इसको यूं करूं, देखो कह रहे हैं जी समझ नहीं आ रहा, एक बार दोबारा लगा दो। ये लो, ये दोबारा लगा रहा हूं, सुनो इसका सफाई अभियान। ये देखो, हाँ, इसकी जगह तो क्या लिख दूं, 3000 लिख दूं ना।
हाँ जी, देखो एक बार दोबारा लगा रहा हूं, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल और ये रिजर्व्स, ये सारा मिलाकर और फिर मैं नीचे लेकर गया, ये रहा। अब ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, P&L और वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व का अनक्लेम्ड पार्ट। लो जी, हो गया ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास चले गए हम, डन। और लास्ट वन प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, ये देखो प्रीफरेंस शेयर होल्डर ये थे हमारे, और ये मैं लेकर गया प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स में। नेक्स्ट क्लास में मुझे सबसे पहले आते ही आप ये बताओगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और कैश का अकाउंट और बना दो, ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा हो। आज तो हम सिर्फ जो मेन कनेक्टेड एंट्रीज है उनको समझेंगे। हो गया जी ये सारा? चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना सभी बच्चे। अब मैं ऐसा करता हूं, ये लो भाई सुनो, मुझे ये बताइए इसका टोटल कितना है? ये 5000, 2 लाख और 120, इसका टोटल कितना है? 3 लाख। ये टोटल है जी 3,25,000। और इसका टोटल कितना है सारा? सॉरी ना, ये ऐड नहीं करने। 16,20,000। लो जी 16,20,000। अब क्या है, सुनिए ध्यान से भाई, आपको तो मुझे पता नहीं कैसे पढ़ाया होगा। जब मैं डिसोल्यूशन पढ़ाता हूं बच्चों को तो मैं कहता हूं सबसे पहले एसेट्स रियलाइजेशन में डाल दो, फिर लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में डाल दो, फिर वो एसेट्स जो हम खुद सेल कर रहे हैं वो सेल की हुई दिखा दो बाय कैश, जो लाइबिलिटी हम खुद पे जो एसेट्स हम खुद सेल कर रहे हैं वो बाय कैश दिखा दो। अगर कोई एसेट पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो बाय पार्टनर्स कैपिटल दिखा दो। फिर जो लाइबिलिटी हम पे कर रहे हैं वो टू कैश कर दो। उसके बाद अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है तो टू कैपिटल कर दो। उसके बाद देख लो कोई प्रॉफिट और लॉस बचा है कि नहीं बचा। अगर लॉस हुआ है तो डेबिट में लिख दो टू कैश, प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में लिख दो बाय कैश, और बैलेंसिंग फिगर निकालकर जो भी बचता है पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड कर दो। ये स्टेप्स है मेरे रियलाइजेशन के। ठीक है जी, हाँ चलो। अब क्या है, अगर मैं ये सारी एसेट सेल करूं तो बाय कैश। अगर मैं रुको अगर मैं सारी एसेट सेल करूं तो बाय कैश, और अगर मैं ये सारी लाइबिलिटीज पे करूं तो टू कैश पेड। आवाज नहीं बिल्कुल भी। लेकिन भाई साहब सुनो ध्यान से, अगर मैं सारी एसेट सेल करूं और सारी लाइबिलिटीज पे करूं, ये तो दो अलग अलग ट्रांजैक्शन हो गई। और अगर मैं ये सारा सामान सामने वाले के सिर पर रख के मैं कह दूं ये तेरी एसेट्स पकड़, ये लाइबिलिटीज पकड़, और मेरे को ऐसा कर 17,20,000 रुपए दे दे, तो इधर लिखूं बाय कैश 100 रुपए, इधर लिखूं टू कैश 20 रुपए, तो मैं सीधा ना लिख दूं 80? कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो नहीं ना। ये एसेट सेल करने का अलग से लिखूं, लाइबिलिटी पे नेट अमाउंट लिख लूं, यार क्या दिक्कत है इसके अंदर? समझ में आ रही है ना बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ना तो मैं लिखूंगा बाय कैश और ना मैं लिखूंगा टू कैश, ये मैं काम नहीं करूंगा। मैं लिखूंगा बाय कैश कितना, आपको कैश कितना मिला परचेज कंसिडरेशन में? ये देखो
यहां था क्या? हाँ, ये देखो, एक तो कैश मिला था 1120 और एक कैश मिला था 40। यस, हेलो, परचेज कंसिडरेशन 10 रुपए पर शेयर तो, ओ सॉरी, ये रहा 160। हाँ, 40,000 तो कैश मिला था प्रीफरेंस शेयर होल्डर से और 1,60,000 इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ठीक है। यानी 40 और 160 आपके पास टोटल कैश कितना मिला? 2 lakhs। ये देखो, बाय कैश 40,000 प्लस 160, 40 और 160 कितना? 2 lakhs। लो जी। अच्छा, और क्या मिले तुम्हें? बाय प्रीफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड, यस, 4 lakhs के प्रीफरेंस शेयर मिले और बाय इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड 11,20,000। यार कैश मिलती तो बाय कैश लिख देते। कैश मिली है, प्रीफरेंस शेयर मिले हैं, इक्विटी शेयर मिले हैं, तो वो लिखेंगे ना। तो ये देखो, ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल कितना हो गया? ये बैठेगा टोटल 17,20,000। 17,20,000 समझ में आ गया? लिखा क्यों समझ आ गया? भाई ना तो मैंने लाइबिलिटीज पे की, ये मैंने किसी और को दे दी, और ना मैंने एसेट सेल की, ये भी मैंने किसी को दे दी, और मैंने कहा भाई साहब इन सब के बदले में मेरे को 17,20,000 दे दो। कैसे दिया था वो पता लग गया था, क्योंकि जिसने, जो कंपनी वेंडर कंपनी है, परचेजर कंपनी है, उसने सौदा किया होगा बैठ के। इक्विटी शेयर होल्डर वालों को बोला प्रभु आपको इतना दे दे, हाँ जी ले लेंगे। प्रीफरेंस शेयर होल्डर आपको इतना दे दे, हाँ जी ले लेंगे। और एसेट्स लायबिलिटी टोटल इतनी वैल्यू, हाँ जी लगा लेंगे। टोटल मिलाकर टोटल कितना बना था? 17,20,000। या तो ये नेट सारा का सारा कैश में मिलता, एसेट्स और लायबिलिटी ले ली सारी, तो ये तो सारा का सारा कैश में मिलता। कैश में नहीं मिला तो कैसे मिला है? कैश प्लस प्रीफरेंस शेयर प्लस इक्विटी शेयर लिख दिया। फिर क्या है? तो बात समझ आ रही है? एक बार लिखो इसको। इसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। एक बार लिखो सब। क्या सब बच्चों ने लिख लिया है? सुनिए ध्यान से। हेलो, आप एसेट सेल करते, लायबिलिटी पे करते। आपने ना एसेट सेल करी ना लायबिलिटी पे की, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ही सेल करी। एसेट्स अलग से सेल करते बाय कैश, लायबिलिटी अलग से पे करते टू कैश। इन दोनों का नेट रिजल्ट दिखा दिया आपने बाय कैश। बाय कैश नहीं आया, बाय कैश भी आया, बाय प्रीफरेंस शेयर भी आया, बाय इक्विटी शेयर भी आए। लेकिन एंट्री हम है ना थोड़ा ऐसे नहीं करते। हाँ, एंट्री ऐसे नहीं की जाती। लॉजिकल था लिखना तो लॉजिकल था ना, लेकिन पहले गाना गाया जाता है, ये सारी एसेट्स और लायबिलिटीज तेरे। ठीक है जी। हम फिर ये लिखते हैं बाय वाई लिमिटेड, यानी पीसी ड्यू। पहले हम लिखते हैं पीसी ड्यू। हम वाई लिमिटेड को कहते हैं इस पूरे सामान के हमने आपसे 17,20,000 लेने हैं। सभी बच्चे मेरे ध्यान से सुनते रहे एक बात को। हम वाई लिमिटेड से कहते हैं ये पूरा सामान आपने ले लिया, आपसे हमने टोटल 17,20,000 लेने हैं। उन्होंने कहा हाँ, तो हमने भी उसको डेटर बना दिया उठा के। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू
हर एसेट और हर लाइबिलिटी का नाम क्या रख दिया, रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या हो गई, वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन। अगर ये कैश आती तो भी एंट्री करते कैश टू रियलाइजेशन। अगर कैश प्रीफरेंस शेयर इक्विटी शेयर आ रहा है तो एंट्री क्या, कैश प्रीफरेंस शेयर इक्विटी शेयर टू रियलाइजेशन। वो कह रहा है अभी नहीं दे रहा है, अभी ड्यू करके रखो आप, तो आपने एंट्री कर दिया वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन। और जब ये मिल जाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। यार जो मैंने डायरेक्ट कर दिया था, अब ये थोड़ा सा पहले ड्यू कर रहा हूं फिर रिसीव हो रहा है, बस। दिक्कत भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना ड्यू करने में। हाँ गर्मी अभी आ ही रही है, आगे लिखो, ये लिख लिया आपने। चलो अब क्या हुआ, हाँ ड्यू की बात करी थी। अगर आप वाई लिमिटेड को यहां लिखोगे, हेलो, वाई लिमिटेड को अगर आप यहां लिखोगे तो वाई लिमिटेड के डेबिट में लिखोगे ना कि इनसे पैसे लेने हैं, 17,20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी, अब सुनिए ध्यान से, ये एरो पता लग गया होगा कहां से लाया हूं मैं, यहां से लाया हूं। अच्छा, मेरा फर्स्ट स्टेप था एसेट्स ट्रांसफर करना, सेकंड स्टेप था लायबिलिटी ट्रांसफर करना, थर्ड स्टेप क्या था, हाँ ये देखो, हाँ थर्ड स्टेप क्या था, इक्विटी के नाम करना। थर्ड स्टेप था इक्विटी के नाम करना, इक्विटी लिखो। थर्ड था इक्विटी के नाम करना, थर्ड था इक्विटी के नाम करना। फोर्थ था प्रीफरेंस के नाम करना, प्रीफरेंस के नाम करना। और ये जो चाली जा रहा है ये फोर्थ स्टेप का हिस्सा है, राइट, ये फोर्थ स्टेप का हिस्सा है, उसी में तो आया था। आपने एसेट्स राइट क्लोज कर दी, लाइबिलिटीज क्लोज कर दी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेबल अमाउंट है वो क्लोज कर दी, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को जो पेबल है वो क्लोज कर दी। कितने स्टेप हो गए, 4। और आपने कहा सारे अपने अपनी जगह बैठ गए, हाँ जी, अब सौदा कर दो। सौदा करने की एंट्री होगी वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन 5। क्या ऊपर वाला, हाँ आप सौदा कर दो, ऊपर वाला संभालेगा। क्या कह रहे ऊपर वाला, अच्छा सौदा खरा करा, हाँ बिल्कुल सौदा खरा करा है। हाँ जी, जब आपने 5th नंबर पे ये पोस्टिंग की तो इस 5th को यहां पर भी तो लिखोगे, ये भी तो 5वें नंबर पे ही हुआ, इसी की तो पोस्टिंग हुई है यहां। हेलो, यस, अब सुनिए ध्यान से, बिल्कुल एकदम, ये लिख लिया ना आपने। अब क्या हुआ, एक बार एक जनरल बात करते हैं, कैलसी उठा लेंगे सारे बच्चे, अपना कैलकुलेटर उठा लेंगे सारे बच्चे। आपके यहां 16,20,000 की एसेट्स थी, सॉरी आपके यहां एसेट्स कितने की थी, हाँ एसेट्स इस तरह से 16,20,000 की एसेट्स थी और 3,25,000 की लाइबिलिटीज थी। आपकी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग 16,20,000 की एसेट थी और 3,25,000 की लाइबिलिटी थी, तो 12,95,000 आपकी नेट वर्थ थी बॉस। आपकी वैल्यू बनती थी 12,95,000। लेकिन चक्कर क्या है, अच्छा 12,95,000 रुपए तो वैल्यू बनती है, 12,95,000 और 12,95,000 का सामान देकर मिल रहे हैं 17,20,000, तो 4,25,000 का बॉस प्रॉफिट हो रहा है। हेलो भाई, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज बेचकर आते हैं, एक मिनट होल्ड, एसेट्स और लाइबिलिटी सेल करके जो पैसा आता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, वैसे तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, लेकिन प्रीफरेंस शेयर होल्डर के लिए तो प्रीफरेंस शेयर्स अलग से दे रहे हैं वो, और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए इक्विटी शेयर और कैश अलग से दे रहे हैं। तो एक तरह से एसेट्स थी 16,20,000 की, लाइबिलिटीज थी 3,25,000 की, तो नेटवर्थ आपकी 12,95,000 बनती है। 12,95,000 का सामान देकर 17,20,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 4,25,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इस प्रॉफिट में क्या हुआ, हमारे सिर मट गए ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर, इनको देने थे 4 लाख और दे दिए 440, तो 40,000 का नुकसान हो गया हमारे। तो इसका मतलब आपका जो इस सौदे में जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है, ओहो देखो भाई 12 लाख, दोबारा सुनो, 16 लाख, कई बच्चों को पता ही नहीं चला हो क्या गया, 16,20,000 की एसेट्स, 3,25,000 की लाइबिलिटीज, 12,95,000, सामान मिल रहा है 17,20,000 का, मतलब सामान मतलब इक्विटी प्रीफरेंस वगैरह सब कुछ,
तो एक तरह से 4,25,000 क्या हो रहा है? प्रॉफिट कि लॉस? फालतू मिल रहा है या कम मिल रहा है? फालतू मिल रहा है। लेकिन भाई साहब ये 40,000 रुपए का लॉस है, तो कैसे करें? हाँ, क्या करें? -40,000, तो आपको 3,85,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और इस अकाउंट को जब आप बैलेंसिंग फिगर में निकालेंगे तो भी 385 आ रहा है। इसे बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। आपके पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट ऐसे ही आता था। आप एसेट्स ट्रांसफर करते थे, लाइबिलिटी ट्रांसफर करते थे, एसेट सेल करते थे, एसेट टेक ओवर करता था, पार्टनर लाइबिलिटी पे करते थे, पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर करता था, और उसके बाद नेट जो बैलेंस आता था वो इसी तरह से ही आता था कि सामान इतने का है और इतने दे दिए और ले लिए, तो घर में कितने बच गए, ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस। इसका बैलेंसिंग फिगर 385 आ रहा है क्या? देखना। ठीक है जी, ये 385 आया कैसे पता लग गया होगा? 1620 की एसेट्स, 325 की लाइबिलिटीज, तो वैल्यू कितनी बनती है? 12,95,000। और लेकिन मिल कितने रहे हैं? 17,20,000। तो एक तरह से प्रॉफिट हो रहा है 425 का, लेकिन उसमें प्रीफरेंस शेयर होल्डर के कारण लॉस हो रहा है 40 का। तो हमारे यहाँ कितना बच रहा है? 3 लाख। भाई साहब ये 3,85,000 किसके नाम होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर के नाम। यस, इसके मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट। इस पूरे सौदे में जो भी प्रॉफिट होगा, हाँ, इस पूरे सौदे में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा किसके नाम होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम। 3,85,000। अरे प्रॉफिट ही हुआ है, क्रेडिट में ज्यादा है। हाँ, इस पूरे प्रोसेस में जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन के डेबिट और क्रेडिट में। फालतू दे रहे हैं, 4 लाख की बजाय 440 पे कर रहे हैं हम उनको, 40,000। इस पे और भी बात करेंगे हम, चिंता मत करो। हाँ जी, हेलो। क्योंकि इसको हमने एज ए बैलेंसिंग फिगर निकाला है तो इट डजंट मैटर कि ये कौन सा स्टेप है, राइट? हाँ जी, मैं इसको लेकर जा रहा हूं इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 3,85,000। एक थोड़ा सा ध्यान देना जरा, ये जो लॉस है ये 40,000 मैंने डाला नहीं था, ये डाल रहा हूं भाई। 440 पे कर दिए और थे कितने? 4 लाख, तो 40,000 यहां पर भी आएगा। इनको स्टेप्स ना लेकर चलो। हाँ, 4th स्टेप का ही है जी, बिल्कुल। ये दोनों ही 4th स्टेप के हैं जी, ये भी और ये भी। सुनिए ध्यान से भाई, आपने वाई लिमिटेड से कहा, नंबर 5 स्टेप यही था ना लास्ट। आपने वाई लिमिटेड से कहा मैंने आपसे 17,20,000 लेने हैं, राइट? आखिरी बात क्या हुई थी? सुनो, पहला क्या? एसेट्स ट्रांसफर, सेकंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर, थर्ड इक्विटी के ट्रांसफर, फोर्थ प्रेफरेंस के, फिफ्थ पीसी ड्यू वाई लिमिटेड से लेने, वाई लिमिटेड डेबिट लेने मतलब डेटर, वाई लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये आ गया जी वाई लिमिटेड में टू रियलाइजेशन। वाई बोला मेरे को डेटर क्यों बना दिया? बोला तेरे से भाई साहब ये 1720 लेने लिए का है हमने। बोला अच्छा यार ऐसे करोगे? बोले हाँ। अब सुनो ध्यान से। बोला लो भाई मैं तो ये पकड़ो कैश, हमने कहा आवन दे। 40,000 तो प्रीफरेंस वाली और 1,60,000 इक्विटी वाली, तो मेरे पास टोटल पैसा आया 2 लाख। और आवन दो बाय इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड। यस कितने गए? 11,20,000। और बाय 9% प्रीफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड 4 लाख। पहली बात तो उलझने की जरूरत नहीं है। 1720 में 440 इंक्लूड है या 4 लाख इंक्लूड है? हाँ तो 440 आएंगे, बाकी अपन हाँ कैश में आ गया। हाँ 4 लाख ये कैश में आ गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये तो बात क्लियर है ना कि 440 आएगा क्रेडिट में। 1720 में 440 इंक्लूड है ना, तो 440 आएगा। भाई साहब ये हमारा स्टेप नंबर है 6th और इसे बोलते हैं पीसी रिसीव्ड। क्या बोलते हैं? पीसी रिसीव्ड। अरे 5th में क्या किया था? पीसी ड्यू।
और सिक्स्थ में पीसी रिसीव्ड, एसेट दे दी, लाइबिलिटी दे दी, इक्विटी वालों को इक्विटी के नाम लिख दिया, प्रीफरेंस वालों को प्रीफरेंस के नाम लिख दिया, फिर वाई से कहा हमने आपसे इतने पैसे लेने हैं, वाई वाले बोले ये लो, कैश लो, प्रीफरेंस शेयर लो, इक्विटी शेयर लो और हमारा पीछा छोड़ो। अब देखो पीछा छूट गया या नहीं छूट गया? 17-20 इक्वल आ गया या नहीं आ गया? आ गया जी, 17-20 इक्वल आ गया। अब भाई साहब बांटो, बांटने में ये सारा सामान बांटना किसको है? इक्विटी को और प्रीफरेंस को। अब मुझे ये बताओ इक्विटी वालों को क्या क्या बांटना है? इक्विटी वालों को बांटना है ये, राइट, और प्रीफरेंस वालों को बांटना है ये, राइट। बात समझ आ गई? इक्विटी वालों को कैश और इक्विटी शेयर, और प्रीफरेंस वालों को प्रीफरेंस शेयर और कैश। देख पा रहे हो अच्छे से? ठीक है जी, क्लियर? हाँ जी, सुनो अब ध्यान से। अब मैं जा रहा हूं इक्विटी के लिए, रेड उठाया था ना हमने, हाँ ये लो, इक्विटी के लिए लो जी, इक्विटी में चलो। आप जब इक्विटी वालों को ये सब दोगे, हेलो देखो, जब मिला है तो एंट्री क्या हुई है? कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, हेलो है ना, टू वाई लिमिटेड, कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू वाई। तो जब जाएगा तो क्या करोगे? टू कैश, टू इक्विटी शेयर, तो डेबिट क्या करोगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टू कैश, कितना कैश? 160, और टू इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड 11,20,000, और इसे बोलते हैं पीसी डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ जी, स्टेप नंबर 7th का ए पार्ट कह दें आप इसे, कि आप इक्विटी को भी देंगे और प्रीफरेंस को भी दोगे। 58 का डिफरेंस आ रहा है, किस तरफ लिखूं? डेबिट में लिख दूं? चलो एक बार मैं ऐसा करता हूं, ये 58 छोड़ रहा हूं एक बार। मुझे ये बताइए क्रेडिट साइड का टोटल कितना बन रहा है? 13,38,000। 13,38,000। एक पॉइंट मैंने छोड़ा है इसके अंदर समझाने में, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वाला, ठीक है ना, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, उसमें उलझ के रह जाओगे, तो इसलिए फंडामेंटली क्लैरिटी नहीं आएगी। कल हम छोटी मोटी एडिटिंग करके इसको ठीक करेंगे। पहले मैं आपको एक सीक्वेंस समझाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। लो जी, 13,38,000 ये हो गया इतना। अच्छा जी, आपने इक्विटी शेयर होल्डर वालों को सेटल कर दिया, 7th A। 7th B प्रीफरेंस वालों को भी दे दो। ये कलर आ रहा है क्या? हाँ, ये लो जी, प्रीफरेंस वालों को भी दे दो। यहाँ यही है ना, ये लोग यही है ना, हाँ ये लो। प्रीफरेंस वालों को क्या देना आपने? 2 कैश, कितना? 40, और 9% प्रीफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड 4 lakhs। ये तो चुप हो गए बेचारे, ये तो कुछ नहीं बोल रहे। ये लो 4,40,000 और 4,40,000। यस, डन, ठीक है जी। हाँ, 7th स्टेप 7 पार्ट बी। यस, डन, हो गया जी, लिख लिया सबने? चलो, हेलो, एसेट्स ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, इक्विटी शेयर होल्डर ट्रांसफर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर ट्रांसफर, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड, पीसी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए ध्यान से, एक्चुअली क्या हुआ, अब आपके इस पेज से कोई लेना देना नहीं है मुझे, ठीक है ना। हाँ, नहीं बंद भी कर सकते हैं या नेक्स्ट पेज पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन बंद ही कर दो, इतना ही समझाना था मुझे। आगे की बात तो फिर मैं आराम से लिखूँ। अरे हरकत मत करो, बस ऐसे पड़े रहने दो। बंद करने वाला अच्छा बंद कर, समेटते हैं भाई, रुको 2 मिनट है, ठीक। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से,
जो आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश, राइट, रियलाइजेशन टू कैश। लो जी, आपके यहां से एक्सपेंसेस कितने हुए, ये देखो एक्सपेंसेस हुए जी 12,500, जिसमें से 10,000 जो है हमें वाई लिमिटेड से पाछे मिल जाएंगे। क्या? हाँ, ये वो रीइंबर्स कर देगा, समझ रहे हो सामने वाले से। आपने क्या किया, लेकिन आप कितना पे करोगे? 10 पे तो वैसे 12,500 जाएंगे, लेकिन 2,500 आपने किससे लेने हैं? वाई लिमिटेड से, टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लो जी, आपके यहां से कैश कितनी जाएगी? आपके यहां से पहले कैश जाएगी 12,500। वाई लिमिटेड कितने दे देगा आपको वापस? 10। तो आपके लिए खर्चा कितना माना जाएगा? बस मैं इसलिए नहीं समझाना चाहता कि ये 2,500 रुपये आपके रियलाइजेशन के प्रॉफिट को भी गलत कर गए। वो 385 नहीं आएगा, 2,500 रुपये कम आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हमें पूरी एंट्री समझने के लिए बेस क्वेश्चन चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस लाइन को अवॉइड किया। उसके बाद आपको कैश मिल जाएगा यहां से, कैश टू वाई लिमिटेड 10,000, ठीक है जी। इसका मतलब आपका इफेक्ट किस पर पड़ गया? वाई लिमिटेड पर भी पड़ गया कि वाई को पहले डेटर बनाओगे फिर वो मिल के आएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं कैश अकाउंट बनाता हूं, मुझे ये बताओ मेरे पास कैश थी कितनी? कितना जी? 70,000। और मेरे को वाई लिमिटेड से कितनी मिली? 2 लाख। उसमें से मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी दे दी? 160। और मैंने प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कितनी दे दी? 40। और मैंने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी पे किया 12,000। मैंने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी पे किया। अच्छा, वाई टू कैश और रियलाइजेशन में तो आएगा 2,500, और वाई लिमिटेड से लेने हैं 10,000, और फिर वाई लिमिटेड से मिल भी गए कितने? 10,000। देखो कैश अकाउंट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना? 55,500 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अब यूं बताओ कि इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिफरेंस कितने का आ रहा था? 58, और यहां कितना आ रहा है? 55,500। डिफरेंस है 2,500 का। 2,500 क्या है ये? ठीक है, ये बात मैं समझाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ बच्चों का दिमाग इसी पे अटका रहता, और मैं चाहता हूं कि जो मैंने अब से पहले जितनी बातें बताई है वो याद रखो। इसको मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन कईयों का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, क्या करें, वो इसके पीछे पड़े रहेंगे। आपको ये नहीं समझ के आना है, मैं ये बता रहा हूं आपको ये, क्योंकि ये ना, ये इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है, तो इसलिए मैं इसके चक्कर में डालना ही नहीं चाहता। मैं तो आपको 7 स्टेप समझाना चाहता हूं कि काम करते कैसे हैं। अगर ये पॉइंट ना होता ना तो हमारा क्वेश्चन खत्म था। इस पॉइंट को अगर इग्नोर कर दें तो, और इस पॉइंट को समझना कोई ज्यादा मुश्किल काम है भी नहीं, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं। कल हम इसी से आगे बात शुरू करेंगे, लेकिन आपके लिए 7 स्टेप्स अंडरस्टैंडिंग के लिए कल हम नोट्स ना, ये नोट नहीं करना, ये मैं करवाऊंगा नोट्स, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।